नमस्कार, बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं न्यूज 18 प्राइम की। सबसे पहले खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे की करते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में विपक्ष को उसी के जाल में फंसा दिया है। शिवाजी की प्रतिमा पर विपक्ष का पूरा गेम पलट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी की प्रतिमा के गिरने को लेकर के माफी मांगी। इस प्रतिमा का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। प्रतिमा के गिरने पर विपक्ष लगातार हमलावर था और पीएम मोदी से माफी की मांग कर रहा था। पीएम ने माफी तो मांगी, लेकिन वीर सावरकर का जिक्र विपक्ष पर वार करते हुए किया। सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। शिवाजी पर माफी मांगकर और वीर सावरकर का जिक्र कर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र का सियासी सीन पलट दिया है। 4 दिन पहले छत्रपति शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिर गई थी। शिवाजी की इस मूर्ति का अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रतिमा गिरने पर उद्धव गुट, शरद गुट और कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री से माफी की मांग कर उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को उसी के जाल में फंसा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिवाजी महाराज सिर्फ नाम नहीं है, वे हमारे लिए आराध्य देव हैं और मैं सिर झुकाकर अपने आराध्य देव के चरणों में माफी मांगता हूँ। प्रधानमंत्री ने शिवाजी पर माफी मांगकर महाराष्ट्र के एक और महापुरुष वीर सावरकर का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि कुछ लोग भारत माता के महान सपूत वीर सावरकर का लगातार अपमान कर रहे हैं, वो इसके लिए माफी मांगने को तैयार नहीं है और वीर सावरकर के अपमान को सही ठहराते हुए अदालत में लड़ने के लिए तैयार है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं। के बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है। शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर माफी और वीर सावरकर का जिक्र, प्रधानमंत्री का इशारा कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ था। पुणे की एक कोर्ट ने वीर सावरकर के अपमान के आरोप पर राहुल गांधी को समन जारी किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने लंदन में वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। हालांकि राहुल गांधी अदालत के समन पर पेश नहीं हुए थे। राहुल गांधी और कांग्रेस कई बार वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव की पार्टी वीर सावरकर के सम्मान का दावा करती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर का जिक्र कर इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी ये बता दिया कि आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में वीर सावरकर के अपमान का मुद्दा इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ने वाला है। पीएम मोदी से पहले सीएम एकनाथ शिंदे कह चुके हैं कि वो शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर 100 बार शिवाजी के पैर छूकर माफी मांगने के लिए तैयार हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्टैच्यू प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये बहुत ही दुखद घटना है। ये तमाम महाराष्ट्र के शिव भक्तों को एक बहुत ही दुख और दर्द देने वाली घटना है। उसी जगह पर शिवाजी महाराज जी का भव्य दिव्य प्रतिमा फिर से लगे। डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता हैं और उनका भव्य स्मारक बनाया जाएगा। मी याबद्दल महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो की युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपल्या सगळ्यांचं दैवत आहे आणि त्या दैवताचा पुतळा त्या पद्धतीने असा वर्षाच्या आत ह्या पद्धतीनं
ते नादुरुस्त होणं किंवा पडणं हे सगळ्यांना धक्का देणारी बाब है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा कैसे गिरी, इसके कारणों की जांच जारी है। इसके लिए शिंदे सरकार ने 2 जांच टीम बनाई है। महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में चेतन पाटिल नाम के स्ट्रक्चर इंजीनियर को भी गिरफ्तार किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की थी। इस घटना को राजनीतिक एजेंडा बताते हुए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से माफी की मांग की थी, लेकिन पीएम मोदी ने माफी मांगकर विपक्ष का पूरा गेम ही पलट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करेंगे लाल टोपी पर काली सियासत की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच रंगों को लेकर के वार पलटवार शुरू हो गया है। सीएम योगी ने एक रैली के दौरान कहा था कि समाजवादी पार्टी के कारनामों से हर कोई परिचित है। देखिए यह रिपोर्ट। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी का लाउड एंड क्लियर मैसेज लाल टोपी वालों के काले कारनामों की पोल खोल चुका है। अयोध्या टू कन्नौज समाजवादियों के कारनामों की कहानी बयां कर चुका है। अब उसी लाल टोपी पर सियासत में लाल संग्राम छिड़ चुका है। योगी ने इशारा क्या किया, अखिलेश रंगों का मतलब समझाने लगे, लाल काले में फर्क बताने लगे और प्रेम नफरत का पाठ पढ़ाने लगे। अखिलेश यादव ने लिखा, लाल रंग मिलन का प्रतीक होता है। जिनके जीवन में प्रेम, मिलन, मेल मिलाप का अभाव होता है वो अक्सर इस रंग के प्रति दुर्भावना रखते हैं। काला रंग भारतीय संदर्भों में विशेष रूप से सकारात्मक है, जैसे बुरी नजर से बचाने के लिए घर परिवार के बच्चों को लगाया जाने वाला काला टीका। जिनके जीवन में ममत्व या सौभाग्य तत्व का अभाव होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से वो काले रंग के प्रति दुर्भावना पाल लेते हैं। अच्छा बुरा कोई रंग नहीं, नजरिया होता है। अखिलेश यादव ने बेशक योगी के बयान पर निशाना साधने की कोशिश की हो, रंगों का मतलब समझाकर उन कारनामों को छिपाने की कोशिश की हो, जिसे अयोध्या में सपा नेता मोहित खान तो कन्नौज में पूर्व सपा नेता नवाब यादव ने अंजाम दिया। बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। बात लाल रंग पर छिड़े लाल संग्राम की हो रही है तो योगी के बयान पर समर्थन और विरोध की आवाज भी उठ चुकी है। जहां बीजेपी ने अखिलेश की पार्टी को अपराधियों का आधार बताया, वहीं समाजवादी पार्टी लाल रंग की कहानी बयां कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश में और दुनिया में कानून का डंका बजा दिया है, और आज कानून के माध्यम से पाकिस्तान भी माननीय योगी जी की और मोदी जी की सराहना करता है। तो आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है, इंसाफ का राज्य है, और कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और उन्हें जो दिखाई देता है अखिलेश को, अखिलेश जी की पार्टी ही अपराधियों पर आधारित पार्टी है। लाल रंग से डरने की जरूरत नहीं है आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और काले रंग पे अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे कहिए, लाल को लपेट के कहने का क्या मतलब है। और काला रंग, जो इस देश में फाशिस्ट विचारधाराओं के जो दल थे, जो विचारधारा थी, उन्होंने काला रंग का वो कहीं कैप लगाते थे, कहीं टोपियां लगाते हैं। तो आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत ही ऐतिहासिक विवरण जो दिया है। खैर, सियासत में रंगों का रंग चढ़ना भी जरूरी है, रंगों के कारनामे बताना भी जरूरी है, क्योंकि जिस रंग को समाजवादियों ने सिर पर सजाया हो, उस रंग में रंगे कुछ सियासतदान अब उस रंग को बदनाम करने के लिए मासूम से गैंगरेप, नाबालिग से रेप के आरोप में रंग चुके हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए अब बात कर लेते हैं कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर, क्योंकि बड़ा दावा किया गया इस फिल्म को लेकर। उनका कहना है कि फिल्म का सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड ने रोक दिया है। तो कंगना रनौत ने इसे लेकर निराशा भी जाहिर की है। फिल्म 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिलहाल इस फिल्म पर संकट गहराता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन पर दिए गए बयान के बाद आलोचनाओं से घिरी कंगना रनौत ने अपनी फिल्म को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने इमरजेंसी को लेकर कहा कि इसका सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेशन रोक दिया है। फिल्म सेंसर बोर्ड से क्लियर हो गई थी, लेकिन कंगना के मुताबिक बोर्ड के लोगों को लगातार धमकियां दी जा रही थी और इस वजह से सर्टिफिकेशन को रोक दिया गया है। अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना ने पूरे मामले पर निराशा जाहिर की है। इस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी के असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो this is unbelievable time for me and I am very sorry for the state of things in this country. दरअसल कंगना रनौत की यह फिल्म इंदिरा गांधी और आपातकाल की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में वो इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आ रही हैं, लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही विवाद हो रहा है। फिल्म का ट्रेलर 14 अगस्त को रिलीज हुआ था और 6 सितंबर को फिल्म के रिलीज होने की संभावना थी। ट्रेलर के रिलीज होने के बाद सिख संगठनों ने फिल्म के कई दृश्यों को लेकर आपत्ति जताना शुरू कर दी। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि फिल्म में सिखों को गलत तरीके से दिखाया गया है। कई शहरों में फिल्म को लेकर सिख समुदाय ने विरोध प्रदर्शन भी किया और बैन करने की मांग की है। कंगना ने भले ही सर्टिफिकेशन रोके जाने पर निराशा जाहिर की है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने लड़ाई जारी रखने की बात भी कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए अब बात करेंगे असम की, जहां पर एक सरकारी आदेश ने सियासत को गरमा दिया। असम सरकार ने विधानसभा में 2 घंटे के जुमे के ब्रेक को खत्म कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाकायदा ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। कहा है कि अंग्रेजों के समय से चले आ रही नियम को असम में खत्म कर दिया गया है। इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। एसपी और आरजेडी इसे मुस्लिम विरोधी करार दिया है, तो वहीं बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हेमंत बिस्वा शर्मा अपने बयानों के लिए सुर्खियां बटोरते रहे हैं, लेकिन इस बार वो सरकार के फैसले को लेकर चर्चा में हैं। 2 दिन पहले ही असम से सीएम के मियां मुस्लिम वाले बयान पर विवाद शुरू हुआ था। ये विवाद थमा भी नहीं था कि उन्होंने एक और धमाका कर दिया। सरकार ने मुस्लिमों से जुड़े 87 साल पुराने नियम को खत्म कर दिया। सीएम ने असम विधानसभा में 2 घंटे के जुम्मे के ब्रेक को खत्म कर दिया है। यानी अब असम विधानसभा से हेमंत सरकार का एक और फैसला। असम में 2 घंटे का जुम्मा ब्रेक खत्म। हर शुक्रवार दोपहर 12 से 2 बजे तक होती थी छुट्टी। 87 साल पुराना नियम खत्म। अगले शुक्रवार से नमाज के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। इससे पहले 90 साल पुराने मुस्लिम शादी और तलाक कानून पर असम सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। इससे लेकर सियासी विवाद अभी थमा नहीं था कि सरकार के नए फैसले पर सियासत अब गर्मा चुकी है। जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी खत्म किए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बना रही है। तो समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने कहा कि बीजेपी में मुसलमानों को टॉर्चर करने की रेस लगी है, जबकि असम में बीजेपी विधायक ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ को सरकार का धन्यवाद देना चाहिए। जो असम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। नमाज पढ़ने जा रहा आदमी कोई क्राइम करने थोड़ी जा रहा है। आपके सोचने का अंदाज देखिए क्या है। ये तो
यही चाहते हैं कि देश के अंदर सिर्फ हिंदू ही रहें और बाकी देश में कोई ना रहे, ना ही उनका कोई ritual follow. It is a bold decision from our side, and I think everybody should respect every religion, and the AUDF and Congress MLAs also should thank us. जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी के नियम को खत्म करने के पीछे सरकार का तर्क है कि ऐसी छुट्टियों को लेकर ना तो लोकसभा ना ही राज्यसभा में कोई नियम है। यही नहीं, दूसरे राज्यों की विधानसभा में भी ऐसे नियम नहीं है। लिहाजा असम विधानसभा के अध्यक्ष ने भी अंग्रेजों के जमाने के नियम को समाप्त कर दिया है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि प्रदेश सरकार सख्त फैसले लेने से गुरेज नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात करते हैं ऑपरेशन आदमखोर की। यूपी के बहराइच में आज लगातार चौथे दिन भी भेड़ियों की तलाश जारी है। करीब 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है और आज भी वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। आज बहराइच की महसी तहसील के रायपुर इलाके में वन विभाग की टीम पहुंची और एक लंगड़ा भेड़िया वहां पर दिखाई दिया है। वन विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि उसके बाएं पैर में चोट लगी है। वन विभाग की टीम एक बकरी को सामने रख करके उसके लिए जाल बिछा रही है। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया। एरिया में सिर्फ वहां पे ही नहीं, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में पूरा हम स्कैन कर रहे हैं। 4 पकड़े गए, 2 की तलाश। वहाँ आदमी सब परेशान है, कर्मचारी सब हिंदौरा घूमते हैं। रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन। ड्रोन कैमरे के जरिए लगातार इस पूरे इलाके पर निगरानी रख रही है। कहां छिपे आदमखोर? ये वो गाड़ी है जिसपे ये बताया जा रहा है कि इस पर फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी बैठते हैं। यूपी के बहराइच में 2 आदमखोर भेड़ियों की तलाश अब भी जारी है। वन विभाग और प्रशासन की टीमें अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ चुकी हैं, लेकिन अब भी 2 भेड़िए महसी इलाके में छिपे हैं, जिनकी तलाश में रात भर कॉम्बिंग की जा रही है। वन विभाग की 18 टीमें, 200 से ज्यादा कर्मचारी और स्थानीय लोग इनकी तलाश में जुटे हैं। यही वो इलाका है जहां पर भेड़िए का दहशत है। मैं दिखाऊंगा आपको कि इस तरफ दिखाएं कि ये खेत देखिए आप, जहां से कल एक भेड़िया निकला था और निकलने के बाद वो वन विभाग के जाल में फंसा और जाल में फंसने के बाद फिर वो आ गया पिंजड़े में। टीम मौजूद है, ये लोग हाथों में डंडे लेकर अभी भी उसकी तलाश कर रहे हैं कि कहीं ये भेड़िया इस इलाके से निकल न जाए। बहराइच की महसी तहसील के क्षेत्र रायपुर इलाके में आज सुबह फिर भेड़िया देखा गया, जिसके बाद भेड़ियों को पकड़ने के लिए नए जाल और पिंजरा समेत ट्रैकुलाइज गन लाई गई है, ताकि भेड़िए को बिना नुकसान पहुंचाए उसे दबोचा जा सके। वन विभाग की टीम के अलावा ड्रोन एक्सपर्ट और पैक के जवान भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। इलाके की घेराबंदी करके उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उसी स्थान पर लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वन विभाग की टीम चला रही है। तस्वीरें देखिए ड्रोन कैमरे की। ड्रोन कैमरे के जरिए लगातार इस पूरे इलाके पर निगरानी रख रही है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं लगातार निगरानी रख रही है वन विभाग की टीम। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, जरा आगे की तरफ की यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम तो यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं है। जरा यहाँ पर देखिए, ये पूरा घाघरा नदी का ये इलाका है और इस इलाके पे देखिए किस तरीके से ये ड्रोन पूरे इस कई किलोमीटर के रेडियस को कवर कर रहा है। यहाँ पर 45 दिनों में भेड़ियों के हमले में 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत है। 35 गांवों के 50,000 से ज्यादा लोग भेड़ियों के आतंक से डरे हुए हैं, जिसको लेकर वन विभाग भी एक्शन में आ गया है। बहराइच के आसपास के 4 जिलों के डीएफओस को भेड़ियों के सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है। वन विभाग को उम्मीद है कि जल्द ही बाकी बचे 2 भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। उनका पहले एरिया था, उस एरिया पे जैसे जब भी कोई भी जानवर डिस्टर्ब होता है, जाहिर सी बात है उस एरिया पे इमीडिएटली वो जानवर वापस रिटर्न नहीं करता है। थोड़ा वाटर लॉगिंग की भी समस्या वहाँ पे होनी शुरू हो गई हुई है, तो अभी उसको चेक कर रहे हैं हम, लगातार उसको प्रयासरत हैं। और गर्मी में कई बार ड्रोन भी आप देख रहे हैं, गन्ने में हीट सिग्नेचर थोड़ा दब जाता है। आज थोड़ा धूप भी ज़्यादा है,
तो हम लगे हुए प्रयासरत हैं। उस पूरे एरिया में सिर्फ वहाँ पे ही नहीं, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में पूरा हम स्कैन कर रहे हैं। टीम पूरी लगी हुई है। आम जनता से हमें कह रहे हैं कि रात में होशियारी से तो यहाँ पर PSC भी आ रही है और हमें उम्मीद है जल्दी ही हम यहाँ से अन्य जो हैं ये जानवर इन्हें पकड़े जाए। दूसरी तरफ सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक सामने आया है। सीतापुर में भेड़िए ने कई लोगों पर हमले किए हैं, जिसमें से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और 4 बच्चों समेत 5 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। इसके अलावा एक बकरे को भी भेड़िए ने अपना निवाला बनाया है। तो वहीं गुजरात में कुदरत की मार से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश आफत बनकर के बरस रही है और जमीन पर बाढ़ का पानी सब कुछ निगल जाने पर आमदा है। गुजरात में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। 41,678 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और गुजरात के 27 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 24 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सेना को बुलाना पड़ा। NDRF और SDRF भी राहत और बचाव कामों में जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। गुजरात में बादल फाड़ तबाही। ग्यारह जिलों में सैलाब का रेड अलर्ट। अठारह जिलों में लोगों के लिए संकट बना सैलाब। गुजरात का हर जिला इन दिनों भीषण बारिश और सैलाब की चपेट में है। कच्छ, राजकोट, वडोदरा, द्वारका में बारिश और बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 18 जिलों में बारिश की वजह से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, तो 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो 22 जिलों में येलो अलर्ट है। और चलिए फिलहाल न्यूज़ 18 प्राइम में खबरों का सिलसिला यहीं थमता है। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।